तो हेल्थ के दो पार्ट है, एक कि हमारी बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग हो जाए और दूसरा हमारा कार्डियोवैस्कुलर, मतलब हमारा हार्ट एंड लंग्स ठीक रहे। तो देखा ये गया है कि अगर आप हाफ एन आवर की एक्सरसाइज करते हैं ऐसी जिसमें आपका हार्ट रेट अराउंड 120 to 140 के बीच में मेंटेन होता है, ओके, ऑल थ्रू, all through, then that exercise is sufficient for most of your requirements as far as जब हड्डियों का कंसर्न है, मसल्स का कंसर्न है या कार्डियोवैस्कुलर कंसर्न है। तो ये भी एक मिथ है चारू जी कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ सनशाइन बहुत सारी है और विटामिन डी तो मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है, राइट? ऐसा कहीं पे भी नहीं है जी, कहीं किताब नहीं कहती, कोई लिटरेचर नहीं कहता कि दोनों गोडे इकट्ठे खराब होते हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आप आज करा लीजिए 6 महीने बाद तो ज़रूरत पड़ेगी। 25 ये आपके व्यूअर्स के लिए या लिसनर्स के लिए वो होगा कि नॉन वेजिटेरियन में भी उतना ही प्रोटीन है जितना वेजिटेरियन चीज़ों में। एक्यूट इंजरी हुई है, चलते चलते गिर गए और स्वेलिंग आ गई, इसका मतलब उसको कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है तो इमीडिएटली उस समय ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सिग्निफिकेंट इंजरी है तो अगर उसको हम उस समय एड्रेस ना करें तो हो सकता है वो नी परमानेंटली हमारा वीक हो जाए और उसके घिसने के चांसेस, जो एज रिलेटेड घिसना है वो रैपिड होता है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो वेजिटेरियन डाइट अगर कोई ले रहा है प्योर, दे वुड हैव टू हैव समथिंग एज अ सप्लीमेंट टू गेट टू द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द कैल्शियम। अगर उनको 1 ग्राम 1.5 ग्राम करना है तो उन्हें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। हाय ऑल, वेलकम टू चारू कुमार शो। आज हम एक बहुत ही इंटेलिजेंट, तो ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, सो यू नो कि हमने एक डॉक्टर इनवाइट किए हैं जो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, यानी कि वो बोन से रिलेटेड डॉक्टर हैं। वो सर्जरीज करते हैं बोन्स की, हिप रिप्लेसमेंट, नी सर्जरीज, जॉइंट सर्जरीज। एंड अगर मैं उनकी कैपेबिलिटीज़ की बात करूं और उनके अकम्पलिशमेंट्स की बात करूं तो ही हैज़ मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन हिज फील्ड। उन्होंने चंडीगढ़ के बहुत ही प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया। उसके बाद ही वॉज वर्किंग विद फोर्टिस एंड नाउ ही इज़ अ डायरेक्टर मैक्स हॉस्पिटल in orthopedic department. So he's director Max and is a great doctor of repute. And आज हम उनके साथ उनकी नॉलेज शेयर करेंगे। आज के पॉडकास्ट में आप क्या सीख के जाएंगे? लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। कितनी एक्सरसाइज ज़रूरी है, कितना कैल्शियम और प्रोटीन ज़रूरी है बोन हेल्थ के लिए, क्या सर्जरीज हर बार ज़रूरी होती हैं, हम सर्जरी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और क्या क्या हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए कि हमें शायद डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। सो आई होल हार्टेडली वेलकम द एमिनेंट, इंटेलिजेंट, capable, prestigious Dr. Sandeep Gupta on our show. Welcome, doctor. Thank you, ma'am. So, doctor, as we all know कि आप एक orthopedic surgeon हैं with more than 20 years of experience. तो इन 20 years के experience and obviously पढ़ाई में भी आपने जो सीखा and with changing time, what is bone health and how do we improve it? Bone health, Charuji, I would say is one of the most important topics a doctor can talk of. एक डॉक्टर जो बात कर सकता है, स्पेशली ऑर्थोपेडिक सर्जन। और बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कहें जनरल पब्लिक को इसके बारे में मिथ्स हैं और जिसको अवेयर होने के लिए बहुत ज़रूरत है। सो मोटे मोटे तौर पे अगर हम बोन को देखें, बोन हेल्थ के बारे में बात करने से पहले हमें बोन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मैं आमतौर पे अपने पेशेंट को समझाता हूँ कि हम कोई बिल्डिंग बनती हुई देखते हैं जहाँ पिलर्स खड़े हो रहे होते हैं। हाउ इज़ पिलर मेड? पिलर मेड बनता है, हम लोहे के सरिये लगाते हैं विच इज एज अ स्कैफोल्ड, राइट? इसी तरह बोन में एक स्कैफोल्ड बनता है जो प्रोटीन फाइबर्स का बनता है, कोलेजन फाइबर्स। सो प्रोटीन मेक्स कोलेजन फाइबर्स एंड कोलेजन फाइबर्स ऐसे खड़े होते हैं जो बोन को स्ट्रक्चर देते हैं। ओके। अब उन कोलेजन फाइबर का जो लैटिस वर्क बनता है, सो यू कैन विजुलाइज, अगर आप आंखें बंद करें और विजुलाइज करें तो यू हैव कोलेजन फाइबर्स इंटरलेसिंग कोलेजन फाइबर्स एंड यू हैव अ पोरस स्ट्रक्चर, राइट? पोरस इसलिए क्योंकि बोन को लाइट होना जरूरी है, राइट? अब उस कोलेजन स्ट्रक्चर के जो लैटिस वर्क है उसमें जैसे पिलर्स में सीमेंट
भरा जाता है, हम कंक्रीट भरते हैं और सीमेंट भरते हैं, सेम ही हमारा कैल्शियम एंड फॉस्फेट भरा जाता है बोन के। Yes, so you have an organic structure which is made of protein, and you have inorganic salts in form of calcium and phosphate. Okay. Right? इस एक लाइन से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कंपोनेंट्स हैं और कैसे बोन हेल्थ मेंटेन करी जा सकती है। So I understand that collagen is important. Yes. Calcium is important. Phosphate is important. Yes, you've forgotten one thing. उस पिलर को एक वर्कर बनाता है। Yeah. पिलर ऐसे तो बनता नहीं है, वो जो वर्कर है वो विटामिन डी है। Oh, अच्छा, all right, yes, all right, vitamin D. So vitamin D, how essential? वो worker है vitamin D? Yes, जो स्ट्रक्चर को बनाने वाला विटामिन डी है। अब आप प्लीज अप्राइज मी ऑल्सो। मुझे तो ऑफ कोर्स वी नो दैट विटामिन डी इज इम्पोर्टेंट फॉर कैल्शियम टू गेट एब्जॉर्ब। ये तो एड्स में भी पता चलता है और डॉक्टर्स ही बताते हैं। नाउ आप प्लीज बताएं कि किस तरीके से हमें क्या क्या कंज्यूम करना चाहिए फॉर आवर बोन हेल्थ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज विटामिन डी, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड am I forgetting something else? Protein. Yeah. Yes. सो चारू जी, बेसिकली क्या है, अगर हम देखें हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट का इनटेक है, अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन विच कम्स थ्रू एयर, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट इनटेक इज थ्रू माउथ, राइट? सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट वी टेक इन द डाइट, राइट? सो बोन में जो भी चीज़ यूज़ होने वाली है, विच इज़ कैल्शियम, फॉस्फेट, प्रोटीन एंड vitamin D, which brings all those things to the area where the bone is to be deposited, right? So vitamin D per se is not part of the bone structure. Yeah. It creates bone structure and it helps in every step, right from absorption from the intestine to the deposition of the bone in the bony skeleton, right? So calcium absorption हमारा विटामिन डी डिपेंडेंट है, ठीक है। कैल्शियम का डेपोजिशन बोन में वो भी विटामिन डी डिपेंडेंट है। तो अगर विटामिन डी की कमी होगी ना तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, और अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड का कैल्शियम कम होगा। तो विटामिन डी उस ब्लड कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए बोन में से कैल्शियम निकालेगा, जिसके कारण बोन वीक हो जाएगी। सो विटामिन डी मल्टीपल तरीके से बोन पे एक्ट करता है टू मेंटेन द बोन हेल्थ। ओके, तो अगर कैल्शियम कम है तो वो निकाल लेता है उसको? यस, बिकॉज द फैक्ट विच जो बहुत लोगों को नहीं पता, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आके ये बोलते हैं कि हमारा सर ब्लड कैल्शियम ठीक है, इसका मतलब हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बट द ट्रुथ इज कि अनटिल अनलेस एक स्पेसिफिक बीमारी होती है, जैसे हम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म बोलते हैं, जो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, अगर वो नहीं है किसी को, तो ब्लड कैल्शियम इज मेंटेन्ड टाइटली बिटवीन अ फिक्स्ड रेंज। और ये विटामिन डी और मल्टीपल हार्मोन्स का काम है कि उस ब्लड कैल्शियम को कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि जो कैल्शियम है ब्लड में वो सिर्फ बोन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मसल की प्रॉपर फंक्शनिंग, नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ब्लड कैल्शियम हैज़ टू बी टाइटली मेंटेन। अगर ब्लड कैल्शियम किसी कारण से कम हो रहा है, लेट्स से हम इनटेक कम कर रहे हैं, या विटामिन डी की कमी और इनटेक हो रहा है प्रॉपर पर वो ब्लड में नहीं आ रहा है, तो नेट इफेक्ट है कि बोन में कैल्शियम मेंटेन करने के लिए वो बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड को रिप्लेनिश करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्लड कैल्शियम इज नॉट अ मार्कर ऑफ बोन हेल्थ, नंबर वन, एंड प्रॉपर इंटेक ऑफ कैल्शियम along with proper maintenance of vitamin D levels is absolute must to maintain bone health, जहाँ पे डिपोजिशन होनी चाहिए, राइट? तो बोन हेल्थ में बोन में कैल्शियम का डिपॉजिट कैसे अच्छा कर सकते हैं? राइट। अब हमें पहली चीज़ तो ये जाननी है कि बोन बनती कैसे। बोन इज नॉट लाइक अ स्टैटिक स्ट्रक्चर। हमने पिलर के साथ उसका एग्जाम्पल तो दिया, बनती बिल्कुल वैसी है जैसे पिलर बनता है, राइट? बट इट्स अ स्टैटिक स्ट्रक्चर। जब से बच्चा पैदा होता है टिल वी डाई, बोन इज कंटिन्यूसली बीइंग लेड एंड कंटिन्यूसली बीइंग एब्जॉर्ब्ड। इसे हम कहते हैं बोन रीमॉडलिंग। अच्छा। मतलब आप एक देखिए, एक पतली सी बोन है, इसके ऊपर लगातार बोन बन रही होगी, लगातार कुछ ना कुछ बोन निकल रही होगी। सो इट्स अ कपल। हम बनने को कहते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, निकलने को कहते हैं ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ओके। तो हमारी हर समय बोन नई बन रही है। सो वी आर रीजनरेटिंग आवर स्केलेटन, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस इज टिल द एज ऑफ 30-35 जो ये बैलेंस है ये ऑस्टियोब्लास्ट की तरफ टिल्टेड है। मतलब जो बन रही है बोन दैट आउट नंबर्स एंड आउट पेसेस की जो अब्जॉर्ब हो रही है। सो देयर इज अ नेट बोन डिपोजिशन। ओके। इट इज समथिंग लाइक, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि आप अर्न कर रहे हैं, आपने एक बैंक बैलेंस रखा, वैसे ही आपकी बोन का भी बैलेंस है। देयर इज अ बोन बैलेंस, राइट?
35 तक एज में आप जो मर्जी करें, आपका जैसे बैंक अकाउंट जब आप अर्न कर रहे होते हैं बढ़ता चला जाता है, वैसे ही आपका बोन अमाउंट अप टू 35 बढ़ता है. Okay. So you will have a bone mass बोलते हैं, तो है ना. Bone mass would increase from since you take birth. आप जब जन्म लेते हैं 35 तक तो वो बढ़ेगा. उसके बाद आप जो मर्जी कर लीजिए उसने घटना है, बिकॉज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी आउट नंबर्स ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी. ये नेचर ने बनाया है. ओके. मतलब बोन रिटायर हो जाती है 35 पे, अब उसके बाद उसके पास वही बोन है जो उसने 35 तक जमा करी है, राइट. अच्छा. नाउ क्या आप कि बोन्स ओल्ड एज में वीक होंगी नहीं होंगी, वो बड़ा एविडेंट है. अगर हम सिंपल सा दिमाग लगाएं, इस चीज पे डिपेंडेंट है कि आपका पीक बोन मास कितना था. द मोर द पीक बोन मास, द लेसर इज द चांस यू विल रीच अ लेवल जहां आप बोन पुअर हो गए या ऑस्टियोपेनिक या ऑस्टियोपोरोटिक हो गए, क्योंकि एक कट ऑफ लेवल है. तो कंटिन्यूसली 35 के बाद डिक्रीज होना है ग्राफ ने, तो वो यहां तक अगर पीक कम है तो जल्दी पहुंच जाएगा ऑब्वियसली. जितना और फीमेल्स जो पेरीमेनोपॉजल हैं उनमें वो हार्मोनल चेंजेस के कारण रैपिडली होता है. फॉर पेरीमेनोपॉजल एंड मेनोपॉजल विल कम टू दैट पॉइंट आल्सो. तो आपने बोला कि जो बोन मास हम 35 तक एक्यूमुलेट करते हैं एज बैंक बैलेंस करते हैं, तो उसको कैसे, व्हाट इज द रिजीम बिहाइंड इट, कैसे हमने उसको करना है स्ट्रॉन्ग? सो बॉडी ने एक सिस्टम बना दिया कि बोन आपकी नेट ग्रोथ होगी. अब हमने ये करना है कि नेट ग्रोथ हमारी ज्यादा से ज्यादा, आई शुड बी अर्निंग एज मच एज आई कैन टिल आई गेट रिटायर्ड, राइट. सो मुझे अब कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारी बोन मास हाई बने, राइट. अब उसके लिए सबसे पहला है डाइट. फर्स्ट इज द डाइट. डाइट में कैल्शियम का इंटेक, प्रोटीन का इंटेक, दिस इज एब्सोल्यूट मस्ट, एंड विटामिन डी. फॉस्फेट एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जनरली फॉस्फेट की कमी नहीं होती है. वॉट एवर डाइट वी टेक, फॉस्फेट पूरा हो जाता है. अब कैल्शियम का इंटेक अगर मैं एक सिंपल तरीके से बताऊं, मतलब ऑब्वियसली एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, बट मोटा मोटा जब हम ग्रो कर रहे होते हैं टिल वी बिकम अडल्ट्स, व्हेन वी आर इन अ ग्रोइंग स्केलेटन, द डेली रिक्वायरमेंट इज अराउंड 1 to 1.5 ग्राम पर डे. 1000 से 1500 मिलीग्राम पर डे. जब हम अडल्ट हो जाते हैं इट कम्स डाउन टू अराउंड, for females it is around 1 gram, for males it is around 1.2 to 1.3 gram. Again it is dependent on the weight, body mass index, lot of other things, but मोटा मोटा हम 1 से 1.5 ग्राम मान के चलें. अब हम अगर बात करें कि डाइट से कैल्शियम आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में मिल्क बेस्ड डाइट होती है और बहुत लोग आके कहते हैं जी हम तो दूध बहुत पीते हैं, घी बहुत खाते हैं, ये करते हैं. वेजिटेरियन डाइट में कैल्शियम को खाना एक चीज़ है, उसका अब्जॉर्ब होना एक अलग चीज़ है, राइट. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. हो सकता है आप कैल्शियम बहुत ले रहे हो पर वो अब्जॉर्ब ही ना हो रहा हो. अगर अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो बोन को मिलेगा ही नहीं वो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो अब्जॉर्ब होगा वही बोन को मिलेगा. सो वेजिटेरियन डाइट में आप जितना मर्जी कैल्शियम खा लें, आपकी डाइट 600-700 मिलीग्राम से ज़्यादा बॉडी को प्रोवाइड नहीं कर सकती है. दिस इज़ अ फैक्ट. ये एक हार्ड फैक्ट है, बिकॉज हमारी जो वेजिटेरियन डाइट होती है उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, फाइटेट्स एंड ऑल, जो कैल्शियम को बाइंड करके वो निकाल देते हैं स्टूल के थ्रू एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. इट डजंट गेट अब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड. सो द फाइबर कैल्शियम को अब्सॉर्ब करके निकाल देता है. यस. सो एंड फाइबर इज आल्सो इंपॉर्टेंट. यस, फाइबर इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सो वेजिटेरियन डाइट अगर कोई ले रहा है प्योर, दे वुड हैव टू हैव समथिंग एज अ सप्लीमेंट टू गेट टू द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द कैल्शियम. अगर उनको 1 ग्राम 1.5 ग्राम करना है तो उन्हें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा. At a young age also, 20-25. At every age. So now one thing is very clear that most of us are vegetarian. अगर हम vegetarian diet ले रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट लेना पड़ेगा. कैल्शियम सप्लीमेंट में what you have to be very sure is कैल्शियम सप्लीमेंट्स आजकल बहुत तरीके के आते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट. पहली चीज आपने जो उसमें देखना है वो ये देखना है कि उसमें एलिमेंटल कैल्शियम कितना मिलता है. लॉट ऑफ पेशेंट एंड कम एंड टेल मी जी हम ना ये वाला लेते हैं 500 मिलीग्राम वाला, बट उसमें वो पूरे सॉल्ट का वेट होता है. कैल्शियम, एलिमेंटल कैल्शियम का वेट कम होता है. मोस्ट ऑफ द एलिमेंटल कैल्शियम वुड बी अराउंड 30-40% ऑफ द एक्चुअल वेट विच इज रिटन देयर. तो कितना होना चाहिए एलिमेंटल कैल्शियम? एलिमेंटल कैल्शियम आपने पूरा 1.5 ग्राम पूरा करना है. 700-800 आपको डाइट से आ गया. तो अगर आपको 600-700 और लेना है तो यू मे हैव टू टेक 2 or 3 टैबलेट्स इन वन डे. यस.
Oh my God, हम तो एक 500 mg yes, हम तो खा रहे हैं, हमारी बोन स्ट्रॉन्ग। एग्जैक्टली। हैविंग सेड दैट, आजकल बहुत सारी एप्स हैं जहाँ पे आप अपने खाने को डालें तो आपके सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट आ जाते हैं, एंड यू जस्ट कैलकुलेट, इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स, राइट? राइट। सो दैट मीन्स जब आप कैल्शियम लेते हो तो एलिमेंटल कैल्शियम कैलकुलेट करो, आई मीन इसमें, एंड हो सकता है कि एक नहीं, आपको 2 टैबलेट्स लेनी पड़े कैल्शियम की। यस, दैट्स राइट चारू जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, प्रोटीन। नाउ प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी क्लियर है जी। इट इज 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट फॉर मोस्ट ऑफ द फीमेल्स एंड 1 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट फॉर मोस्ट ऑफ द मेल्स। और जो ग्रोइंग बच्चे हैं उनमें जनरली 1 to 1.2 ग्राम, क्योंकि वो बच्चों को ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, एक एवरेज इंडियन फीमेल का वेट वुड बी अराउंड 55-60 एवरेज, है ना, कुड बी लेस कुड बी मोर। सो अगर हम उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो लगभग 70 से 80 ग्राम प्रोटीन पर डे एक लेडी को लेना है, और एक मेल को लगभग एवरेज वेट वुड बी 70 to 80 इज एनीथिंग बिटवीन 90 to 100। नाउ यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग। आप अगेन मैंने बताया एप्स हैं, आप डालना शुरू करिए अपने खाने में। अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं, 100 ग्राम्स ऑफ ड्राई वेट, आई एम टॉकिंग ऑफ ड्राई वेट नॉट कुक्ड वेट, ड्राई वेट, अगर हम 100 ग्राम आटा ड्राई गूंदने से पहले लेते हैं, दैट गिव्स अस 10 से 11 ग्राम प्रोटीन, और 100 ग्राम की 4 रोटियां बनती हैं लगभग मेरे घर में 3 से 4, राइट? जो दालें हैं, एनी 100 ग्राम ड्राई वेट गिव्स एनीथिंग बिटवीन 20 to 25, ऑल दालें, पीली काली, यस, राजमा छोले, दे 1 कटोरी, या लगभग 100 ग्राम इज ड्राई वेट ऑफ 1 कटोरी, राइट? अगर हम कुक करते हैं अपने टिपिकल नॉर्थ इंडियन में तो जनरली 2.5-3 कटोरी में वो 100 ग्राम हो जाता है कुक, राइट? ठीक है। 100 ग्राम पनीर गिव्स यू अराउंड 20-25 डिपेंडिंग ऑन किस क्वालिटी का आप पनीर है, राइट? 100 ग्राम चिकन वुड अगेन गिव यू 20-25। ये आपके व्यूअर्स के लिए या लिसनर्स के लिए वो होगा कि नॉन वेजिटेरियन में भी उतना ही प्रोटीन है जितना वेजिटेरियन चीजों में। चलो, दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि मिथ एक थी कि भाई नॉन वेज को ज्यादा मिलता है प्रोटीन। ओनली थिंग इज कि कुछ अमाइनो एसिड्स हमें मिक्स करने पड़ते हैं, तभी वो दाल रोटी को साथ में मिक्स करना पड़ता है ताकि पूरा हो जाए। बट यू हैव टू टेक 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन फॉर अ मेल एंड अराउंड 80 ग्राम्स फॉर अ फीमेल, एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन डाइट्स आर डेफिशिएंट, वो कम है, प्रोटीन हम खाते ही नहीं है। मुझे तो लगता है आजकल हर चीज में कहते हैं जी प्रोटीन बार, प्रोटीन, ये मतलब हर चीज में प्रोटीन को तो ऐसे एक गिमिक बना दिया है, सेल गिमिक। नाउ टेल मी कि ठीक है, हमारी इंडियन डाइट में नॉनवेज या वेजिटेरियन में प्रोटीन नहीं पूरा हो रहा है, सो व्हाट आर वी सपोज्ड टू टेक सप्लीमेंट्स? उसके लिए भी सप्लीमेंट्स लेने? नॉट एट ऑल। हमारे डाइट में प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है, ये भी मिथ है। मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरा प्रोटीन मेरी डाइट से पूरा होता है। ओके। मैं एक कंसेशन अपने आप को दे देता हूँ कि मैं एग खाता हूँ, बट अगर कोई एग नहीं खाना चाहे तो इट इज फेयर इनफ। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 मिनट में कैलकुलेशन हो जाएगा, राइट? 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम पनीर कितना मुश्किल है, 4 बड़े पीस 100 ग्राम बना देते हैं, राइट? वो 200 ग्राम का आता है जो पैकेट, आधा कर लिए, आपके 22 ग्राम वहां से आ गए। 3 कटोरी या 4 कटोरी दाल कितना मुश्किल है, 2 कटोरी आप दोपहर में खाएं, 2 खा लें, ऐसे पी लें, दवाई समझ के पी लें, स्नैक की तरह पी लो, राइट? 25 ग्राम वहां से आ गया, ठीक है, 47 हो गया जी। मुट्ठी भर नट में 5-7 ग्राम आ गया, ठीक है ना जी, 50 ग्राम्स हो गया। 2 या 3 चपाती हम खाएंगे, खा ही लेते हैं, या उतना राइस खा ही लेते हैं दिन भर में, है ना? 10-12 ग्राम वहां से आ गया, 62 ग्राम्स हो गया जी, राइट? उसके बाद आप 2 कटोरी फैट फ्री दही खाएं, उसमें 15 ग्राम हो गया, ओके, राइट? कितना हो गया? 80 हो गया मैम। हाँ, 80 हो गया, राइट? मेल को ज्यादा बात है, 100 ग्राम पनीर और ले लें, या मैं अपने केस में क्या करता हूँ, मैं 4 एग्स ले लेता हूँ, एग वाइट्स, और जो नॉन वेजिटेरियन है उन्होंने 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट ले लें, दैट्स परफेक्ट। सो दैट मींस वी इंडियन डाइट में हम कवर अप कर लेते हैं। यस, वी जस्ट हैव टू माइंडफुल। एंड ओके, अगर कोई बॉडी बिल्डिंग, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके लिए भी ये प्रोटीन इनटेक रहता है? जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनका, फिर मैंने आपको बताया ना 1 to 1.2, when we are saying 1, it is somebody like me who doesn't exercise much, जो बॉडी बिल्डिंग करता है he can go up to 1.2 per day, तो जनरली पूरा हो जाता है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स की आपने बात करी, प्रोटीन सप्लीमेंट्स बाय एंड लार्ज एज मेडिकल डॉक्टर्स हम मना करते हैं। उसका ये नहीं है मतलब कि प्रोटीन सप्लीमेंट डायरेक्टली हार्मफुल है, कि जो भी प्रोटीन सप्लीमेंट लेगा उसको दिक्कत होगी, बट व्हाट हैपन्स इज कि जब भी हम प्रोटीन खाते हैं ज़्यादा तो लोड किडनी पे पड़ता है, एंड इट हैज़ बीन शोन दैट अगर आप बाकी चीज़ें, अगर आप अपने को हाइड्रेट प्रॉपर ना रखें, वाटर इनटेक उसके साथ 2-3 लीटर ना करें, तो अल्टीमेटली किडनी पे लोड पड़ते पड़ते किडनीज कैन गेट वीकर, एंड प्लस
जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स सिमिलर नहीं होते और उनमें बहुत सारी प्रोसेस्ड ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी हमें नहीं पता होती एंड वी डू नॉट नो व्हाट दे वुड लीड टू. So as a doctor, I would never suggest somebody to take a protein supplement provided they can cover up with their routine diet. And I tell them, मैं उन्हें बताता हूँ कि भैया आप डाइट में ये खाइए. इट इज़ बेटर कि आप एक चम्मच प्रोटीन, एक चम्मच जनरली क्या करते हैं, एक चम्मच 30 ग्राम वाला प्रोटीन लेते हैं, उसमें 25 ग्राम ही आप 100 ग्राम पनीर एक्स्ट्रा ले लीजिए. हाउ डिफिकल्ट इज दैट? तो जो बच्चे जिम चाहते हैं कि हम बॉडी बना रहे हैं, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जो यूथ है, तो उनका भी प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना जरूरी नहीं है. एंड इनफैक्ट वो नुकसान करेगा. कर सकता है, देयर इज अ पोटेंशियल. मैं ये नहीं कहूँगा कि करेगा ही करेगा, बट है जब हम नेचुरल चीज़ों से पूरा कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट. ओह, सो दैट मीन्स ये जो प्रोटीन कितने बड़े डब्बे और ये सारे जो खरीदते हैं, इनफैक्ट आई थिंक उनको जिम इंस्ट्रक्टर्स भी कई बार वो करते हैं कि आप खरीदे. I don't know what M3 you people know what different kind of proteins you take. Whey proteins. So we should not take them. We should avoid as far as possible. हमें avoid करना चाहिए. हमें avoid करना चाहिए. प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स का तो मैं नहीं कह सकता, आई हैव नेवर डेल्ट विद दोज, बट एक रूटीन इंसान जो सिर्फ हेल्दी रहने के लिए जिमिंग कर रहा है, उसको एक्चुअली जरूरत जिन्होंने अपनी बॉडी भी बच्चे जैसे बनाते हैं, 20s एंड यूथ बनाता है, सो विद द कॉमन डाइट यू कैन वेरी इजीली intake complete कर सकता. चलो प्लीज, इट्स एन आई ओपनर फॉर लॉट ऑफ मदर्स, लॉट ऑफ पेरेंट्स जिनके बच्चे उनके पीछे पड़े हैं कि मुझे प्रोटीन पाउडर खिलाओ. सो देयर वाज वन मोर कंपोनेंट यू स्पोक जो बोन हेल्थ के लिए, व्हिच इज कोलेजन. राइट. So what is collagen? I mean, how do we take it and how much is required? No. So I think मैं कहीं मिस कर गया. Collagen is nothing but protein only. Okay. Protein is the one which makes the collagen. Collagen is the name given to the fiber of which the bone is made. All right. The other thing is the vitamin D, जो हमने विटामिन D. Very important, vitamin D. है ना? तो ये भी एक मिथ है चारू जी कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ सनशाइन बहुत सारी है और विटामिन डी तो मिल ही जाता है. ऐसा नहीं है. रिसर्च ने ये शो किया है, जो सनलाइट है, अगर हम 10 to 12 के बीच में, एंड वो भी बैक ऑफ द थाई, बैक ऑफ द बैक, हमारे पीठ का पिछवाड़ा, हमारे थाइज, द बैक ऑफ द थाई एंड अपर आर्म, अगर ये हम एक्सपोज रखेंगे एवरी डे फॉर 1 hour, तब हमारी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी. आप मुझे सोच के बताइए कि हम में से किसने भी ये एरिया को एक्सपोज रखा है फॉर 1 hour in 2 hours. सो जो ये सन बेदिंग वेस्ट में है, वो that's not for anything, that is for this particular purpose. That is why they lie down on their stomach. Yes. तो हमसे ज्यादा वाइज हैं. हाँ, हम भाई वो हमसे हम तो बैठ जाते हैं गप्पे मूंगफली खाते हैं धूप में एंड वी थिंक वी आर टेकिंग विटामिन डी. वो नहीं होता. तभी हम, आपने देखा होगा, आपने अपनी फैमिली में, मैंने अपनी फैमिली में देखा है, हम अगर विटामिन डी लेवल्स कराएं तो सबके लो आते हैं. उसका यही कारण है. और जबकि हम कहते हैं हमारे घरों में इतनी धूप होती है, गर्मी होती है, ऑल दैट. सो विटामिन डी एग्जैक्टली सनलाइट से ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होती है 1 hour बैठने के बाद, विच इज आई डोंट थिंक कितने लोग ये करते हो. आप बैठ ही सकते हो उल्टे ना, ज्यादा और 1 घंटा तो सनबर्न्स भी हो जाते हैं. राइट. है ना. सो व्हाट इज हाउ डू वी, कैसे उसकी कमी पूरी करें? अगेन द सप्लीमेंट, यू हैव टू टेक मेंटेनेंस डोज. आपको मेंटेनेंस डोज ऑफ विटामिन. सो बेस्ट वे इज कि आप अपना विटामिन डी लेवल कराएं. अगर विटामिन डी लेवल डेफिशिएंट है तो पहले आपको लोडिंग डोज लेनी पड़ेगी ताकि आप उस लेवल को नॉर्मल ला सकें, और फिर आपको उसे मेंटेन करना पड़ेगा. विटामिन डी इज समथिंग जिसकी आपको मेंटेनेंस डोज लेनी पड़ेगी. जनरली इट इज 1 to 2,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे. पर डे और पर डे. तो तभी वो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वाला एक महीने में एक बार लेता है एज अ मेंटेनेंस. एक हफ्ते में एक बार वो लोडिंग डोज के लिए जाता है. Then you take once a month. Maintenance dose is once a month. Once अगर आपका एक बार विटामिन डी लेवल ठीक आ गया, मेंटेन हो गया. बट अगेन अपने फिजिशियन से, जिन्होंने भी ये करना है, वो अपने फिजिशियन से एक बार डिस्कस करके दे कैन. सो विटामिन डी, एज यू सेड, वो इंसान, वो मतलब वो मजदूर है जो आपकी बोन को कंस्ट्रक्ट करता है. तो सबसे पहले हमें विटामिन डी की जो डिफिशिएंसी है उसको कवर करना है. And then proteins and calcium, so on. Absolutely. So we were talking कि हम 1 to 35 years की एज की बात कर रहे थे जब हमने इकट्ठा किया अपना बोन मास, राइट. एंड आपने एक चीज़ बोली थी कि बोन मास अगर कम होगा तो ब्लड में जो हमें कैल्शियम चाहिए दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बोन्स. अगर ब्लड का कैल्शियम कम होगा तो बोन से आ जाएगा. तो बोन से, तभी हमारी बोन्स वीक भी होने लगती है. तो अब हमने देखिए, अब जो जिनकी लाइफ बीत गई सो बीत गई, जिन्होंने 35 के बाद के जो लोग हैं,
गलतियां हो गई हैं या नहीं ध्यान दिया या वट एवर कंडीशंस, हेक्टिक लाइफस्टाइल, वट एवर, अब क्या कर सकते हैं? पश्चाताप कैसे किया जाए? आफ्टर 35 हाउ डू वी टेक केयर ऑफ अ जो पहले करना था वही अब करना है, सेम मंत्र। अच्छा, बॉडी डज नॉट चेंज, द ओनली थिंग इज बैलेंस चेंज। ओके, पहले ऑस्टियोब्लास्ट पहले डिपॉजिट करते थे, ऑस्टियोक्लास्ट तो बैलेंस ऑस्टियोब्लास्ट की तरफ था, अब बैलेंस ऑस्टियोक्लास्ट, बट फैक्टर्स सारे सेम है। ओके, सो रिटायरमेंट के बाद पैसा जल्दी कम ना हो तो क्या करेंगे आप? फिर से काम करेंगे थोड़ा बहुत, हाँ जी, थोड़ा right. खर्चा कम करेंगे, हाँ. राइट? सो वही सेम चीज़ है। अगेन कैल्शियम इनटेक वही, डोज वही रहेगी, डोज वही रहेगी, प्रोटीन इनटेक अगेन डोज वही रहेगी। होता क्या है 35-40 साल के बाद हम कहना शुरू, नहीं मेरे से 2 गोलियां अफारा आता है पेट में, Metabolism प्रोटीन affected है, हाँ, कुछ हाँ. नहीं है जी, ये जरूरी है, आपको करना ही करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट्स अ मिथ कि मेटाबॉलिज्म खराब होता है। दैट्स अ मिथ। So, like nowadays, people have become intelligent. मतलब I've seen people 70s who look like 50s. You know, Yeah. people have started taking care of themselves. So, how much important exercise? कितनी important है? वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी गुड पॉइंट चारू जी, हम पहले शायद मिस कर गए। चौथा पॉइंट, कैल्शियम फॉस्फेट एक पॉइंट हो गया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, Yeah. प्रोटीन ऑर्गेनिक सॉल्ट, Yeah. विटामिन डी वर्कर। अब बात यह है कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आपके पास मटेरियल भी है, आपके पास वर्कर भी है, पर इच्छा भी तो होनी चाहिए ना। बिल्डिंग प्लॉट ऑफ लैंड ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं दिखा रहा तो बनेगी कहाँ से? Absolutely. तो जो वो इच्छा है वो एक्सरसाइज है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वुल्फ्स लॉ। वुल्फ्स लॉ, ये नेचुरल लॉ है। नेचुरल लॉ क्या है कि जितना हड्डी के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा उतना हड्डी को बनने की टेंडेंसी बढ़ेगी। इट वुड बी पुश्ड टू मेक मोर, resistance training. यस। Okay. सो एक्सरसाइज बिकम्स इंपॉर्टेंट, Yeah. बिकॉज व्हेन यू एक्सरसाइज आप अपनी हड्डियों को लोड करते हैं। Absolutely. आप जब लोड करते हैं तो हड्डी को स्टिमुलस मिलता है टू मेक मोर बोन। सो एक्सरसाइज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग आपके हड्डियों की ग्रोथ को और बोन मास को बढ़ाने के लिए 0 to 35, और 35 के बाद घटे ना उसके लिए भी। So, आपने कहा बोन को प्रेस करना है, as in लोड करना, कुछ लोड भी चल रहे हैं तो भी, अब मैं बैठा हूं तो मेरी हड्डी कम लोड हो रही है, मैं चलूंगा तो ज्यादा body लोड weight होगी। आएगा। यस। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो होती है, वेट्स उठाना, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर 35 के बाद? हाँ, अब वहीं पे बात आती है कि हाउ मच ऑफ द लोड, या राइट? सो रिसर्च इसके प्रति बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की है एंड नो क्लियर कट आंसर, बट एज पर यू डू नॉट, हमने अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, वी जस्ट वांट टू रिमेन हेल्दी, है ना? तो हेल्थ के 2 पार्ट है, एक कि हमारी बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग हो जाए और दूसरा हमारा कार्डियोवैस्कुलर, मतलब हमारा हार्ट एंड लंग्स ठीक रहे। तो देखा ये गया है कि अगर आप हाफ एन आवर की एक्सरसाइज करते हैं ऐसी जिसमें आपका हार्ट रेट अराउंड 120 to 140 के बीच में मेंटेन होता है, ओके, ऑल थ्रू, ऑल थ्रू, then that exercise is sufficient for most of your requirements as far as जब हड्डियों का कंसर्न है, मसल्स का कंसर्न है या कार्डियोवैस्कुलर कंसर्न है। अगर मैं इसको ऑब्जेक्टिवली बताऊं तो मेरे जैसा इंसान हु इज टचिंग 50, अगर मैं ब्रिस्क पेस पे वॉक कर रहा हूं या हल्की जॉगिंग कर रहा हूं, आई एम नॉट रनिंग, ब्रिस्क पेस पे वॉक, ब्रिस्क पेस पे वॉक मतलब 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं ये अचीव कर लेता हूँ। बट मैं फिर से ये बताना चाहूँगा कि जो भी इस तरह की चीज़ करना चाह रहा है, ये मैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ। डायबिटिक्स, जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं, उनको अपने फिजिशियन से डिस्कस करके ये सब चीज़ें डिलीनिएट करनी है ना? हल्का फुल्का वेट विच कैन बी एज लिटिल एज 2 kg का एक डंबल, सारी मसल्स को आप अगर दोगे 10-10, 12 बार मूव कर लेंगे और टोटल आधा घंटा एक्सरसाइज कर लेंगे, शुड बी सफिशिएंट। आपको बहुत ज़्यादा कुछ अपने कष्ट देने की जरूरत नहीं है। बट एक्सरसाइज हर रोज करनी जरूरी है, एटलीस्ट 5 times a week. 5 times a day, yeah. So and extra भी ना करो कि हड्डियाँ, because they say doctor, I think you'll be better to tell us that they say कि आप ज़्यादा रनिंग, not running as it ब्रिस्क वॉक करते हैं रोड पे, तो आपके नीज पे दबाव आता है, तो घास पे करो या ट्रेडमिल में भी नहीं करना चाहिए। आई नो देयर आर मिथ्स अबाउट इट उसको, बिकॉज आई थिंक एक 50 के बाद एक इंसान बहुत खुश होता है वॉक करके, rather than going to gym, you know, he wants to spend time friends, nature and everything. तो क्या नीज पे आता है जोर जब हम मतलब वॉक करते हैं बहुत ज़्यादा? मैम देखिए, ऐसा है कि नी पेन और बैक पेन ये गिफ्ट है नेचर का हमें अपराइट करने के लिए। गिफ्ट है गिफ्ट ही है। आप देखिए इवोल्यूशन में अगर हम देखें, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिज्म ऑन ऑल फोर्स चलते हैं। सो बैक जो है और नीज जो है वो पैरेलल है ग्राउंड के। हमारे नीज अपराइट हो गए, बैक, सो बैक, तभी मैंने कहा बैक पेन एंड नी पेन ये
अपराइट होने का गिफ्ट है, Yeah, so ठीक है ना जी? okay. तो डेफिनेटली जब हम चलते हैं तो इट इज़ लाइक हमारा फोर्स पड़ता है स्टेप का ज़मीन पे, और ज़मीन एक रिएक्शन फोर्स डालती है ऊपर, तो वो फोर्स ट्रांसमिट होता है हमारी हील से, तभी हील की चमड़ी मोटी होती है, और उसके बाद आता है नी पे, उसके बाद जाता है हिप पे, और उसके बाद जाता है बैक पे। तो ऑफ कोर्स कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं जो अपराइट स्टैंस में कर रहे हैं, उस पर नी पे स्ट्रेस आएगा, और चलने फिरने से, भागने दौड़ने से, ट्रेडमिल करने से, साइकिलिंग करने से, हर चीज़ों में भी इफेक्ट आएगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्टिविटीज़ हमें तंग कर रही है। हमारे और लाइफस्टाइल की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हमारे जॉइंट्स वीक हो गए हैं इस डे एंड एज में। और जब हम हाई स्ट्रेस एक्टिविटीज़ करते हैं, समथिंग लाइक जंपिंग, हाइकिंग, स्किपिंग, तो वो हमारा डैमेज जो है वो बढ़ जाता है और पेनफुल हो जाता है। इट्स नॉट दैट कि उसने डैमेज किया, इट्स जस्ट दैट कि हमारा जॉइंट ऑलरेडी वीक हो गया है, अब वो एक्टिविटीज टॉलरेट नहीं कर पा। तो इवन एक्सरसाइज करने के लिए भी आपको एक इंटेलिजेंट तरीका चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज राइट फॉर यू। यस, अगर आपके नेबर को उससे फायदा हो रहा है, जरूरी नहीं है आपको भी होगा, यू नो दैट, एंड वी हैव द टेंडेंसी टू कॉपी, कि उसको फायदा हुआ तो लेट्स कॉपी एंड लेट्स डू दैट एक्सरसाइज. So as you all know, Dr. Sandeep is the director heading Max Hospital in orthopedic department. So he is also, आप बहुत ज़्यादा, I think you've done lots of knee surgeries and hip replacement surgeries. तो I'm sure ये knees तो आजकल मैंने ऐसा सुना है अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स whatever कि उनका अपॉइंटमेंट है अगले महीने ना, उनकी नी सर्जरी है. इट इज़ लाइक गोइंग टू अ वेकेशन कि डॉक्टर से डेट ली हुई है एंड इस डेट पे हमने जाना है और नी रिप्लेस करके आनी है. तो लेट्स कीप इट अ वेरी जनरल थिंग कि नी सर्जरी कब रिक्वायर्ड है. चलो वो तो एक्सरे वगैरह तो इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एक ले मैन को कब पता चलता है कि मुझे नी के लिए डॉक्टर के पास जाना है, नी पेन हो रही है, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? चलो जी, वेरी गुड क्वेश्चन. मतलब ये सवाल मुझे लगता है मेरे अगर 20 की ओपीडी है रोज़ की, तो 19 लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं, ठीक है ना. राइट. आपने देखा होगा कि अब नी पेन एक्चुअली कोई एज नहीं है. 30 साल पे भी नी पेन है, 40 साल पे भी है, 50 साल पे भी है ना. तो कब दिखाना चाहिए इज़ अ वेरी जनरलाइज टर्म, है ना. होता क्या है कि नी जो जॉइंट है, नी पेन उसकी एजिंग के कारण होता है. हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं, हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, एवरी ऑर्गन, हर ऑर्गन एज होता है, वैसे जॉइंट भी एज होता है. राइट. एक जॉइंट का स्ट्रक्चर भगवान ने बना के दिया है, जहाँ पे बोन्स हैं, उसके ऊपर कार्टिलेज है, उसके बीच में वॉशर्स हैं जो शॉक एब्जॉर्ब कर काम करते हैं, और लिगामेंट्स हैं. राइट. अगर पहली चीज़, अगर किसी को अक्यूट इंजरी हुई है, चलते चलते गिर गए और स्वेलिंग आ गई, इसका मतलब उसको कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है, तो इमीडिएटली उस समय ज़रूर दिखाना चाहिए. क्योंकि अगर कोई सिग्निफिकेंट इंजरी है, तो अगर उसको हम उस समय एड्रेस ना करें, तो हो सकता है वो नी परमानेंटली हमारा वीक हो जाए, और उसके घिसने के चांसेस, जो एज रिलेटेड घिसना है, वो रैपिड हो जाए. जैसे गाड़ी का अगर कोई एक तरफ को टायर घिस जाए या बैलेंस कम हो जाए, तो टायर घिसना सिमिलरली. अब जो नी पेन एज रिलेटेड है, जिसे हम नी आर्थराइटिस बोलते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस, एज रिलेटेड घिसने को ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं. ये डिफरेंट है फ्रॉम गठिया, जिसे हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपने सुना होगा, गठिया वगैरह है ना, वो डिफरेंट है, वो एक बीमारी है, वो बीमारी है. एज रिलेटेड घिसने को ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं. और घिसना हम कब कहते हैं? जब अंदर कार्टिलेज वीक होने लगता है. आपने कॉमनली देखा होगा कि एक्सरे में स्पेस दिखती है, और डॉक्टर कहता है स्पेस कम हो गई है. जो स्पेस दिखती है वो कार्टिलेज की स्पेस होती है. नॉर्मल जॉइंट में 4 से 8 mm कार्टिलेज का स्पेस होता है. तो अगर स्पेस आपको दिख रही है, इसका मतलब कार्टिलेज की थिकनेस प्रॉपर है. अच्छा, स्पेस है तो प्रॉपर है. जब वो स्पेस कम हो रही है, इसका मतलब कार्टिलेज आपका पतला होने लग गया, घिसना शुरू हो गया. अब नी आर्थराइटिस की भी स्टेजेस हैं. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4. पहले कार्टिलेज मैंने पहले डिस्कस किया कि पहले सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगी, कार्टिलेज ठीक है, तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी चाहे ACL है, चाहे PCL है, चाहे मेनिस्कस है, उसका टाइमली ट्रीटमेंट होना चाहिए. उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए अगर वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो. सो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन यू विल विजिट योर डॉक्टर. ठीक है ना जी. वो ठीक हो गया, सब कुछ ठीक है. आप उसके बाद नी की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, वेट को कंट्रोल कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना. तो उसके बाद अगर आपको एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम जो कोई आपकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में हैम्पर कर रही है, राइट. वो हर एक की डिफरेंट हो सकती हैं, राइट. और आपको उसके लिए पेन किलर की जरूरत पड़ रही है, या फिर एक्टिविटी को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ रही है. आइदर ऑफ द टू. सम पीपल
पेन किलर लेते हैं, एक्टिविटी मॉडिफाई नहीं करते, कुछ लोग एक्टिविटी मॉडिफाई करते हैं, पेन किलर नहीं लेते। उस समय फिर जाइए आप डॉक्टर के पास। द स्टेजिंग जो है, पहले कार्टिलेज थिन होता है और ये एक दिन में नहीं होता, ओवर ईयर्स होता है। पहले कार्टिलेज थिनिंग होगी, उसके बाद एक जगह पे ऐसा होगा कि कार्टिलेज पूरा थिन होके इरोड हो गया है, इरोड हो गया, जैसे टायर होता है ना, उसकी ट्रेडिंग पहले घिसती है, फिर वो एक तरफ से बेयर हो जाता है, फिर वो जो कार्टिलेज की जो इरोशन है वो बढ़ती है। मोस्ट कॉमनली वो अंदर की तरफ बढ़ती है, मीडियल कंपार्टमेंट में, तभी अंदर की तरफ मोस्ट ऑफ द पेशेंट दर्द बताते हैं चलने से, क्योंकि वेट बेयरिंग हमारी ऐसी है कि वो अंदर की तरफ ज़्यादा होती है जी। फिर धीरे धीरे सारा कंपार्टमेंट डीजनरेट होता है। Okay. तो जो ट्रीटमेंट है वो स्टेज स्पेसिफिक है। अगर ऐसा है कि अभी आपको पेन होना शुरू हुआ है बट कार्टिलेज अभी मिनिमल सा थिन है, देन ट्रीटमेंट जो है वो वेट रिडक्शन, प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइजेस के अराउंड आप ठीक कर लोगे एंड आप अपने नॉर्मल जॉइंट को बहुत लंबे समय तक बचा के रखोगे। Okay. एक चीज़ जो याद रखने वाली है, वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज एंड डाइट, ये हर स्टेज में इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी करा रहे हो, ये चीज़ें तो आपको करनी ही करनी पड़ेंगी। अगर इसके बाद आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो अनफॉर्चुनेटली जब कार्टिलेज डैमेज हो गया है, हट गया है और आपको इतना पेन है, वैसे तो कई बार ऐसा होता है कि एक्सरे में डैमेज है बट पेशेंट को पेन नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं कुछ करना, सिर्फ एक्सरे पे कुछ नहीं करना है। ओके, अगर पेन नहीं है तो ऑल राइट, नहीं है तो नहीं कुछ करना है, ठीक है ना, इट इज़ द पेन, है ना। उसके बाद जब आपका कार्टिलेज सिर्फ थोड़ा सा डैमेज हुआ है और आपकी एज यंग है, देन सीधा नी रिप्लेसमेंट इज नॉट द आंसर। चाहे वो हड्डी से टकरा रही है, आमतौर पर पेशेंट को बताया जाता है आपकी हड्डी से टकरा रही है, अब इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। बट अगर आपकी एज यंग है और हड्डी से सिर्फ एक तरफ को टकरा रही है, पूरा जोड़ खराब नहीं है, तो यंग एज में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रीअलाइनमेंट सर्जरी। होता क्या है कि जैसे गाड़ी एक तरफ को झुक गई, उसी तरफ वजन पड़ता है तो उधर के ही टायर घिसते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी बैलेंसिंग करते हैं ताकि वेट दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो, उसे हम ऑस्टियोटमी बोलते हैं। सो दिस इज सेकंड सर्जरी व्हिच कैन बी डन टू प्रोलॉन्ग नेचुरल नी को रखने के लिए। एंड दिस इज माइनर सर्जरी एज कंपेयर्ड टू नी रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट है ना, और उसके बाद फिर और अगर आगे एडवांस स्टेज हो गई है और पूरा कार्टिलेज डैमेज हो गया है तो हम सिर्फ एक कंपार्टमेंट को भी रिप्लेस कर सकते हैं, पूरा गोडा बदलने की जरूरत नहीं है, जिसे हम माइक्रोप्लास्टी बोलते हैं। कमरे का टाइल है, अगर आपकी एक तरफ की टाइल सिर्फ टूटी है और आप उसे सेफली निकाल के दूसरी लगा सकते हैं, तो आप पूरे कमरे की टाइल क्यों बदलेंगे। और नी रिप्लेसमेंट लास्ट में आता है। सो 40 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स तक बीच में हम कहीं पे भी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लें तो हो सकता है हमारा नेचुरल नी लाइफ लॉन्ग चलता रहे। सो इससे मैं एक कंक्लूजन में तो आई हूँ कि व्हेन एवर यू हैव नी प्रॉब्लम, प्लीज एक क्वालिफाइड और अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि मुझे लगता है जिसकी भी नी में दर्द होती है, कहते हैं चलो जी अब उम्र हो गई है, मेरे पड़ोसी मेरी रिश्तेदारों ने नी रिप्लेसमेंट करी, मेरा भी नंबर आ गया है। बट आई एम हियरिंग फ्रॉम यू दैट देयर आर डिफरेंट लेवल्स कि आप जिसमें बिना नी रिप्लेस करे ठीक कर सकते हैं। सिर्फ उसमें एक चीज, सॉरी मैं प्लीज जरूरी ये है चारू जी, मतलब एक श्रोताओं को ये भी सुनने में आ रहा होगा कि फिर ऐसा बताया क्यों नहीं जाता। yes, बड़ा कॉमन है ना। yes. द थिंग इज चारू जी की प्रॉपर गाइडेंस के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जिस पर्टिकुलर सर्जन के पास आप जा रहे हैं उसको सारी मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट्स पहले तो स्किलफुली आती हो, नंबर 1। दूसरा, विलिंगनेस हो उस मोडालिटी को पेशेंट को ऑफर करने में, एंड थर्ड, उसका अपना कन्विक्शन हो उन ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के अंदर। सो कई बार ये तीनों कॉम्बिनेशन पाना मुश्किल होता है और इस कारण से कई बार ये चीज़ें जो अफेक्ट कर सकती हैं, जो पॉजिटिवली पेशेंट को अफेक्ट कर सकती है, नहीं है। पेशेंट सफर करता है एट द एंड, पेशेंट मिसगाइड हो जाता है। सफर तो नहीं करता कहूंगा मैं, बट ही हैज टू गो टू अ, मतलब कई क्या पता कि उसकी सर्जरी छोटी हो पर उसको बड़ी करवानी पड़ जाती है। सो ओके, नाउ एक ये बात भी आती है कि आप जितने यंग एज में सर्जरी करवा लो नीज की, उतना अच्छा है कि जिंदगी में ज़्यादा देर तक आप नी पेन के बिना चलेंगे। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? ये चारू जी एक बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा। अगर मैं वर्ल्ड लिटरेचर की बात करूं, स्पेशली मैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की, और तभी मैंने ये इससे पहले डिस्कस किया था कि नी प्रिजर्विंग सर्जरीज भी कुछ चीज़ हैं और हमें वेट रिडक्शन। सबसे पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी पेशेंट नी आर्थराइटिस से सफ़र कर रहा है उसको अपना वेट रिडक्शन सबसे पहले करना चाहिए, डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए और एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, राइट। इसके बाद जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि नी रिप्लेसमेंट का जो
रिजल्ट है वो सब में सेम है, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड ओवर जॉइंट रजिस्ट्रीज़ बनी हुई हैं जी। जॉइंट रजिस्ट्रीज़ क्या हैं? जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में हम जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, इंग्लैंड में जाएं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये ज़रूरी किया हुआ है कि जितनी भी नी रिप्लेसमेंट्स हों उन पेशेंट की एक नेशनल रजिस्ट्री में एंट्री होनी चाहिए। Okay. उस पेशेंट को वो फॉलो करते हैं ये देखने के लिए कि उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इम्प्लांट, इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्जन। तो सब रजिस्ट्रीज ने एक कॉमन थीम बताया है, वो ये बताया है कि अगर उम्र 55 साल से कम है और नी रिप्लेसमेंट करते हैं, और एज कंपेयर टू वो पेशेंट जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, 55 टू 60 इज अ ग्रे जोन, ठीक है ना। तो जो रिजल्ट्स हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस के वो सिग्निफिकेंटली कम है इन यंगर एज ग्रुप। 55 साल से कम नी रिप्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके फेल होने के एज कंपेयर टू अगर हम 60 से ऊपर जाके अपनी सर्जरी कराते हैं। रियली? यस। मतलब ओल्ड एज में सर्जरी कराना इज बेटर यस देन यंग एज एज इन रिजल्ट्स आर बेटर आफ्टर द एज ऑफ 60 एज कंपेयर टू 55। तभी दुनिया भर में अब ये मुहिम है कि यंग आर्थराइटिक, जो कि बड़ी कॉमन हो गए हैं आजकल, यंग आर्थराइटिक में हम नी प्रिजर्वेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें और पेशेंट को हम एजुकेट करें ताकि नी रिप्लेसमेंट उनका 60 के बियॉन्ड तक पुश हो सके। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई पेशेंट है जो एंड स्टेज आर्थराइटिस से सफ़र कर रहा है और सिग्निफिकेंट पेन में है, वो सिर्फ ये सोच के सर्जरी ना कराए कि मैं 60 साल तक भुगतता रहूं, ऐसा वो गलत है। वो गलत है। Where there is a need तब तो करवानी है, करानी बट इट इज नॉट लाइक कि हम जितना डिले करेंगे उतना और सफर करेंगे, ऐसा नहीं है। माय गॉड, वी हैव लाइक आई थिंक व्हाट्सएप वगैरह भी बहुत ज़्यादा हमें मिसगाइड करते हैं। सॉरी फॉर मी टू से दैट। ओके, सो दोनों नीज रिप्लेस करानी चाहिए। मतलब गए हैं तो चलो एक के साथ दूसरी भी करा ही लेते हैं कि बार बार क्या हॉस्पिटल के चक्कर काटने हैं। इस बारे में मैं इस सवाल का आपसे सवाल पूछता हूँ। आप गाड़ी ड्राइव करती हैं? आपने अपनी गाड़ी के टायर चेंज कराए हैं? हाँ जी। क्या हर बार चारों इकट्ठे टायर चेंज कराए? नहीं, जो खराब हुआ है वही। प्रिसाइजली, यू हैव आंसर्ड योरसेल्फ, राइट। ऐसा कहीं पे भी नहीं है जी, कहीं किताब नहीं कहती, कोई लिटरेचर नहीं कहता कि दोनों गोडे इकट्ठे खराब होते हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आप आज करा लीजिए 6 महीने बाद तो जरूरत पड़ेगी। मेरे अपने पास मेरे जो हमने ऑपरेट किए हुए हैं, आई थिंक मोर देन 70 to 80% पेशेंट ऐसे हैं जिनका एक गोडा खराब था, वो किया, दूसरे में थोड़े बहुत चेंज। मैंने आपको बताया कि स्टेजेस हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड, तो उनका स्टेज जैसा था वैसा है। उन्होंने एक्सरसाइज की, वेट रिड्यूस किया, अब क्योंकि बैलेंस हो गया, सब कुछ हो गया, एक गोडे से ही वो अच्छा चल रहे हैं और दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसा सोच के बहुत पेशेंट मुझे आगे कहते हैं जी डॉक्टर साहब खराब तो ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ बेहोशी लेनी है तो तुसी करके परे मारो। दैट्स नॉट द राइट थिंग। वो ठीक एडवाइस भी नहीं है और ठीक सोच भी नहीं है। हमें डिस्करेज करना चाहिए और एज अ सोसाइटी हमें ये समझना चाहिए कि दोनों गोडे को इकट्ठे रिप्लेस कराना इज नॉट द आंसर। जो खराब है वही होना चाहिए और जो कम खराब है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए बहुत अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आई मस्ट से दैट। एक ना ओके, सो सपोज किसी पेशेंट को नी सर्जरी करवानी है और एनी जॉइंट सर्जरी फॉर दैट मैटर, जनरली नी सर्जरीज ही हैं कॉमन, तो क्या उससे पहले शुड द पेशेंट हैव सम कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए अपने मसल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, या इट इज़ अवॉइडेबल? अब किसी ने नी सर्जरी करानी है तो इसका मतलब उसको कभी प्रॉब्लम शुरू हुई होगी और अब सर्जरी तक आया। इस फेज में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, डाइट, वेट रिडक्शन एंड एक्सरसाइज। सो डे 1 जब आपको नी में प्रॉब्लम हुई, यू हैव टू गेट इन टच विद योर डॉक्टर एंड आपको ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट अपने लाइफस्टाइल में करनी है। इनिशियली इसलिए ज़रूरी है, ये आपके नेटिव गोडे को लाइफ दे सकती हैं, आपकी सर्जरी प्रिवेंट कर सकती हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक। और जब आप नी सर्जरी कर रहे हैं और ये सब करते जा रहे हैं तो सर्जरी के बाद जो सर्जरी का रिजल्ट है वो उन्हीं पेशेंट्स में अच्छा आता है जिनकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, बोन स्ट्रांग होती हैं और बाद में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो पहले एक्सरसाइज कर रहे थे वो डेफिनेटली बहुत जल्दी रिकवर करते हैं एज कम्पेयर वो पेशेंट जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं करी, सर्जरी करा ली और बाद में जब आपने इतना बड़ा चीरा लगा दिया यहाँ पे और मसल काटी है या मसल स्पेयर भी करी है, आजकल बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है बट कट तो लगा ही है ना, तो उस पेन में वो पेशेंट कैसे करेगा? वो ना तो मोटिवेटेड है
ना फिजिकली Yeah. केपेबल है उस एक्सरसाइज को करने। तो एक्सरसाइज तो आपको सर्जरी से पहले ही शुरू करनी है। सर्जरी तक आप पहुंच रहे हो, इसका मतलब ये था कि नी की आपको सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम काफी सालों से चल रही काफी थी सालों से। और आपको करते रहना चाहिए था एक्सरसाइज। सो दैट मीन्स जो बाद वाली है वो तो जो फिजिशियन टेल स्पेसिफिकली हाँ। पहले भी करते रहना चाहिए। 100%। 100%। 100%, हाँ जी। ओके। एंड डॉक्टर आजकल देयर इज लाइक एआई का ज़माना है एंड देयर इज रोबोटिक सर्जरीज इन नी एंड इट्स वेरी प्रोपोगेट करा जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है बिग हॉस्पिटल्स एंड यू नो institutions, medical institutions. So how much successful is robotic surgery? चारू जी, इसका जवाब मैं जो दूंगा हो सकता है इट रफल्स फ्यू फेदर्स, राइट? Okay. मेरे बॉस थे, माय ऑर्थोपेडिक्स, जिन्होंने मुझे सिखाया, लेट प्रोफेसर HKT रजा, ही वाज अ डॉयन ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। वो मुझे ना एक बात बताते थे जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था। ही यूज्ड टू टेल मी, अ फूल विद अ टूल इज स्टिल अ फूल, A fool with a tool is still a fool. एंड AI or robotic is a tool, Yeah. right? So he used to tell me that it is not the machine but the man behind the machine which makes all the difference. ठीक है Yeah. ना? अब क्या है, रोबोटिक, अब गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी है, उसमें GPRS है, राइट? अब मैं एक सर्जरी को एक जर्नी के हिसाब से सिमली लेता हूँ। आई टेक अ मेटाफॉर ऑफ अ जर्नी। एक पेशेंट है जो कि एक पैसेंजर है जिसको यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट जाना है, जो उसकी जर्नी है वो नी रिप्लेसमेंट है। दिल्ली एयरपोर्ट सेफली पहुंचना मतलब उसकी नी सर्जरी अच्छी हो गई, Yeah. राइट? नाउ उस वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको 3 चीज़ों की ज़रूरत है, एक गाड़ी, एक ड्राइवर Yeah. और तीसरा GPRS। हाँ। ठीक है ना जी? आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? अगर आपके पास आपको चॉइस करनी हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? मुझे लगता है सबसे पहले कि अच्छा ड्राइवर हो जो रिलायबल हो। अकेले जाना है मुझे, लेट्स से मेरे को अपनी मदर को अकेले भेजना है, राइट? आप किस पे बिलीव करें? सबसे पहले कि अच्छा ड्राइवर, रिलायबल ड्राइवर, एक्सपर्ट ड्राइवर हो। सो द एक्सपर्ट सर्जन इज नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल। सर्जन अच्छा और एक्सपीरियंस्ड होना जरूरी है। दूसरा, गाड़ी ठीक हो, रास्ते में ब्रेक डाउन ना हो जाए, राइट? तो आपका जो इम्प्लांट है वो प्रॉपर और अच्छा होना चाहिए। आप अपने सर्जन से डिस्कस करें कि जी डॉक्टर साहब मुझे रजिस्ट्री डेटा दिखा, मैंने आपसे रजिस्ट्री की बात की थी, उनमें बेस्ट परफॉर्मिंग इम्प्लांट्स कौन से हैं, उनमें से डालिए। आजकल हंड्रेड्स ऑफ इम्प्लांट्स हैं, कोई सिल्वर प्लेटेड है, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई गोल्ड प्लेटेड है, platinum and so this is very important for the people who are going for surgeries कि आप रजिस्ट्री डॉक्टर से पूछें हाँ, कि मुझे बेस्ट इम्प्लांट्स जो हमारी रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड हैं प्लीज वो बताएं। राइट, Okay, राइट। और लास्ट में आता है GPRS। अगर तो ड्राइवर एक्सपर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट तक जाना है, रास्ता देखा बाला है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में GPRS अगर आप लगा भी लेंगे तो भी आप पहुंच जाएंगे। पर GPRS लगा लेता है एक एक्सपर्ट ड्राइवर भी, ये सोच के कि यार कहीं पे छोटा मोटा ट्रैफिक जैम होगा तो मैं डिटूर ले लूंगा। तो एक एक्सपर्ट हैंड में 99% ऑफ सर्जरीज में रोबोट का वही काम है जो GPRS का गाड़ी में काम है, एक नोन रास्ते पे जाने में। बट हैविंग सेड दैट, इट डेफिनेटली इंक्रीजेस द प्रिसीजन ऑफ जो सर्जन उसे फीड कर रहा है। अगर मैंने दिल्ली एयरपोर्ट फीड करा है तो GPRS मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। बट अगर मेरे ड्राइवर को यही नहीं पता कि दिल्ली एयरपोर्ट फीड कैसे करना है और मैं फीड कर दूं मुंबई एयरपोर्ट, तो वो GPRS वुड मेक श्योर कि वो मुझे मुंबई एयरपोर्ट ले। सो रोबोट वुड फॉलो जो उसमें फीड किया गया विद एग्जैक्ट प्रिसीजन। तो देखा ये गया है कि इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स में रोबोटिक सर्जरी के बाद रिजल्ट्स आर वर्स, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि सर्जरी का एंड पॉइंट क्या है। एंड कई बार आई थिंक ऐसा होता है, मे बी व्हाट आई फील दैट आपने जब कुछ भी करा ऑपरेट, सर्कमस्टांसेस कुछ और दिखते हैं अंदर, राइट? एंड रोबोट इज ऑलरेडी फेड विद व्हाट ही हैज टू डू। खैर आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गई है वो ऑन द गो भी हम मॉडिफाई लाइव कर सकते हैं, बट ये बड़ा जरूरी है कि इट इज अ टूल व्हिच इंक्रीजेस योर प्रिसीजन बट इज नॉट द सेफेस्ट। इट इज नॉट द सेफेस्ट इन इनएक्सपीरियंस्ड हैंड। या तो बेस्ट कॉम्बिनेशन इज वेरी एक्सपीरियंस्ड सर्जन, robot if you want, if you can afford that cost, and a good implant. And lot of good will from your relatives and God blessings willing, from God. God. So एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेरे दिमाग में थॉट आया है बिकॉज दैट इज वेरी रेलिवेंट इन आवर कॉमन पीपल। ये जब हमारी हड्डी डिसलोकेट होती है या नी प्रॉब्लम होती है
तो हम ना मालिशी जो होते हैं उनके पास जाते हैं, एंड कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई आप डॉक्टर छोड़ो, उन्होंने मेरी एक मतलब 15 साल पहले उनको ठीक की थी, कुछ दबाया था, दर्द हुई थी बस, एंड व्हाटएवर. सो कई बार मैंने केसेस खराब भी हमने सुने हैं, पर एज अ डॉक्टर आप क्या कहते हो जो ये मालशी एंड ऑल दैट होता है, मतलब इज इट, शुड वी बिलीव ऑन टू दिस और डज इट वर्क फॉर सम पीपल? चारू जी, मैं प्रॉब्ली एक्सपर्ट उस हिसाब से नहीं हूँ कि मैं उनकी साइंस को निगेट करूँ या पॉजिटिवली करूँ. आफ्टर ऑल वो कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ साइंस फॉलो कर रहे होंगे. बट मालिश क्या करती है? मालिश रब करती है एक एरिया को. जब भी हम रब करते हैं तो वहाँ लोकल हीट जनरेट होती है. हीट जनरेट होती है तो वहाँ का ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है. ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है तो हमें एक वार्मथ की फीलिंग आती है एंड जनरली हीलिंग में हेल्प करता है. राइट, ये मालिश का एक बेसिक साइंटिफिक द ब्लड है ना, ठीक है ना. बट क्योंकि हमें पहले तो चोट लगने के बाद ये नहीं पता होता कि वो चोट कितनी सिवियर है. क्या वो चोट, अब मैं लेट से मैं एंकल ट्विस्ट हो गया, मोस्ट कॉमनली एंकल के बाद जाते हैं, ठीक है ना. अब एंकल ट्विस्ट हो गया में इंजरी एक छोटी लिगामेंट स्प्रेन से लेके मेजर फ्रैक्चर डिसलोकेशन तक कुछ भी ट्विस्टिंग के बाद हो सकता है. वो पेशेंट को बिना एक्सरे के नहीं पता है. राइट. अब बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो टाइम के साथ वैसे ही ठीक होनी थी, और अगर मालिश ने कर दी तो वो ठीक हो गई तो नाम मिल गया. जो फ्रैक्चर्स हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत है या उनको एक्सपर्ट केयर की ज़रूरत है, उसको अगर हम मालिशिया के पास लेके जाते हैं और गॉड फॉरबिड वो ख़राब हो जाता है और वो लेट हमारे पास पहुंचता है, तो कई बार हमने ये देखा है, वी हैव गॉट इनटू सिचुएशन जहां हमें लिम्ब भी लूज करना पड़ा हो, स्पेशली यंग बच्चों में जहां एल्बो फ्रैक्चर्स एंड द शोल्डर डिस्लोकेशन. यस. सो इतना सिवियर. अच्छा, बिकॉज़ दे ट्विस्ट एंड वो बहुत फटिया ना, टाइट बांधते हैं. टाइट बांधने से ब्लड सप्लाई रुक जाती है, गैंग्रीन होने का डर रहता है. So it can be sometimes very, very, very dangerous. Very dangerous. Very dangerous. Good, I asked you this question because ये अभी भी मेरे को सुनने को मिलता है, and I think these people are talented, but not in every case. So आपने एक चीज मेरे को बोली कि गर्म जब होता है body temperature, so we feel relieved. लेकिन आजकल जो हमने treatments देखे हैं कि जब मेरे को भी नी इंजरी हुई थी whatever, तो ice packing करो, तो हीट तो मुझे मतलब आई थिंक इट्स गोइंग अंडर द ब्लैंकेट. आई डोंट नो व्हेन हीट इज टू बी यूज्ड और व्हेन आइस पैक्स हैज टू बी यूज्ड. एज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट अगर हम बात करें, कोई भी अक्यूट इंजरी है जिसमें लेट से मैं चलते चलते जा रहा हूँ, मेरा पैर ट्विस्ट किया और मैं गिर गया और इमीडिएटली स्वेलिंग आ गई. मैं फिसल गया, मेरे नी में स्वेलिंग आ गई, या कूनी लग गई, कूनी में स्वेलिंग आ गई. एनी अक्यूट स्वेलिंग, इंस्टेंट ट्रॉमेटिक अक्यूट स्वेलिंग, आइस इज द वे टू गो. कारण उसका, क्योंकि जब भी स्वेलिंग क्या है, इन्फ्लेमेशन हो रही है. इन्फ्लेमेशन में स्वेलिंग आती है. इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आपको वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, और जो आइस है वो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, तो स्वेलिंग भी कम करती है और पेन भी रिलीफ होता है. कोई भी डीप सीटेड क्रॉनिक पेन है, क्रॉनिक लो बैक एक, डीप सीटेड, या फिर क्रॉनिक हील पेन किसी को है, उसमें हीट हेल्प करती है. हीट कैसे हेल्प करती है? वो ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है लोकल. हाँ, तो एक फीलिंग ऑफ वार्मथ आती है, तो थिंग्स बिकम बेटर. सो बेसिकली जो क्रॉनिक पेन्स है उसके लिए वी शुड हैव हीट थेरेपी, डीप हीट थेरेपी. एंड व्हाट डू यू मीन बाय डीप हीट? डीप हीट मींस तो अच्छा गर्म करके आपने डुबो रखा है या लगातार लगा रखा है, जैसे अच्छा तौलिया पानी में डुबो के. यस. What about the hot water bottle? That also works. That also okay, works. So it's both the ways. All right. So Doctor, as you know, Dr. Sandeep Gupta, again heading, I would like to tell about him, who is Director Max Orthopedic Surgeon. तो इन्होंने नी सर्जरी के साथ साथ हिप रिप्लेसमेंट्स भी करी हैं. नाउ हिप रिप्लेसमेंट इज जनरली इन एल्डरलीज, बट आप मुझे ये बताएं कि लाइक वी वुड नॉट गेट इनटू द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ कोर्स, लेकिन क्या हिप रिप्लेसमेंट सीरियसली लेना चाहिए? जैसे कोई गिर जाता है, सो वी से दैट आप रेस्ट करो, थोड़े दिन देखते हैं, वेट एंड वॉच होता है, या वी शुड इमीडिएटली टेक द पर्सन टू डॉक्टर? हाउ मच डेंजरस इज इट? बिकॉज आई थिंक एट टाइम्स यू टेक इट वेरी लाइटली ऑल्सो. हम चारू जी यहाँ बात करना चाह रहे हैं हिप फ्रैक्चर इन एल्डरली. आप वो पूछना चाह रहे हैं? इन एल्डरली और एनीवन फॉर दैट मैटर. या सो मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि हिप जो हमारा बोन है, हिप जॉइंट है, उसमें एक फीमर बोन होती है, ऊपर पेल्विस होता है. तो ये इतनी स्ट्रांग होती है कि यंग पेशेंट में तो ये जनरली टूटती तब है जब हाई वेलोसिटी ट्रॉमा हो, रोड साइड है, तो वो तो फिर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच ही जाता है. ठीक है ना, उसका तो एक अलग वो डिफरेंट बॉल गेम हो गई. हाँ. तो मोस्ट कॉमन जो हिप फ्रैक्चर होता है वो एल्डरली में होता है,
क्या होता है, हमने पहले भी बात की कि एज के बाद बोन वीक होनी शुरू हो जाती है, बोन्स वीक होती हैं तो हमारे फ्रैक्चर की टेंडेंसी होती है। जो कॉमनेस्ट फ्रैक्चर बोन वीक होने के कारण है वो स्पाइन का, रिस्ट का और हिप का। और इसमें से हिप का सबसे सिवियर इसलिए माना जाता है कि हिप फ्रैक्चर होते ही जो पेशेंट हमारा पहले चल फिर रहा था वो बेड रिडन हो जाता है, बिकॉज द मोमेंट यू हैव अ हिप फ्रैक्चर आप चल फिर नहीं सकते, एंड देयर इज एक्सट्रीम पेन इवन ऑन टेकिंग साइड टर्न। मतलब जो एल्डरली पेशेंट है वो बेड रिडन हो गया, अगर बेड पैन भी देना है तो वो भी पेनफुल है। अब कॉमन मिथ्स इसमें जो कॉमनली हमारे पास आते हैं वो ये होते हैं कि जी ओल्ड पेशेंट है, बहुत ज़्यादा इनमें किसी में हार्ट प्रॉब्लम है, किसी में किडनी है, किसी में शुगर है, तो रिस्क बहुत है, और ब्लड थिनर चल रहे हैं, नहीं जी हमें वेट करना चाहिए, एनेस्थीसिया की फिटनेस लेनी चाहिए। जबकि जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है और ये गाइडलाइंस हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में जी। आप हैरान होंगे चारू जी ये जान के कि इंटरनेशनली जो हेल्थ केयर का क्वालिटी ऑडिट है, वहाँ पे ऑडिट होता है हॉस्पिटल का कि हाउ गुड दे आर इन प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर। उसमें जो एक बड़ा मीट्रिक है वो ये है कि हिप फ्रैक्चर्स फॉल टू सर्जरी का टाइम क्या है आपके हॉस्पिटल में। ओके। एंड इट हैज़ बीन अंडरस्टूड, ये पूरे दुनिया में देखा गया, एंड ये क्लियर कट गाइडलाइंस हैं ऑफिशियल कि गिरने से लेके दोबारा चलने तक का टाइम जितना कम होगा उतना बेटर रिजल्ट होगा। हिप फ्रैक्चर को वो सिर्फ सिंपल फ्रैक्चर नहीं मानते, इसको एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी माना जाता है, इक्वलेंट टू हार्ट अटैक, इक्वलेंट टू स्ट्रोक। ओके। और उसका कारण है, उसका कारण क्या है आप सोच के देखिए। एक चलता फिरता बुजुर्ग है, गिर गया, बेड रिडन हो गया, पेन हो रहा है। अगर आज की डेट में पेन सिम्टम ना हो तो मेडिकल साइंस का कोई रोल नहीं है। ऑल ऑफ अस वांट टू बी पेन फ्री, राइट? अब जब भी पेन होता है तो आपने सुना होगा सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, मतलब जैसे हम जब फ्राइट एंड फ्राइट नहीं होते, हमारी भुजाएं तन जाती हैं, तो जब पेन होता है वो सबसे बड़ा सिंपैथेटिक स्टिमुलेंट है बॉडी का, मतलब बॉडी एक हाइपर एक्टिव स्टेट में आ जाती है। तो अगर हिप फ्रैक्चर हुआ पेशेंट पेन में तो उसकी बॉडी ऑलरेडी ट्रिगर हो गई हाइपर एक्ट। अब हाइपर एक्टिविटी में बॉडी कितनी देर सस्टेन करेगी? ना तो शुगर कंट्रोल आएगी, ना हार्ट रेट कंट्रोल आएगा, ना अरिदमिया कुछ भी कंट्रोल नहीं है। द बेस्ट फॉर्म टू डिक्रीज वो हाइपर एक्टिव स्टेट इज टू मेक पेशेंट पेन फ्री। और हिप फ्रैक्चर में पेन फ्री होने का एक ही तरीका है, टू फिक्स दैट फ्रैक्चर। You can't do anything. You cannot do any other way। और ओल्ड एज में रिस्क तो रहेगा ही, बट हम रिस्क कंपेयर किससे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हिप फ्रैक्चर या तो आप ऑपरेट करोगे या आप ऑपरेट नहीं करोगे। अगर हम एक साल के रिजल्ट्स देखें, 100 पेशेंट थे, हिप फ्रैक्चर हुआ, एल्डरली हिप फ्रैक्चर की बात कर रहा हूँ, 100 पेशेंट जिनको हमने ऑपरेट नहीं किया, सिमिलर 100 सिमिलर पेशेंट जिनको हमने विद इन 48 आवर्स, द बेंचमार्क इज विद इन 48 आवर्स, हमने 100 पेशेंट्स को विद इन 48 आवर्स ऑपरेट कर दिया। फास्ट फॉरवर्ड टू 1 ईयर, बोथ कोहॉर्ट ऑफ पेशेंट। नाउ इट इज वेरी क्लियर, वर्ल्ड ओवर इट इज नोन that out of these 100 patient जो ऑपरेट नहीं हुए थे because of whatever fear of the family, surgeon, hospital, whatever, आप जो मर्जी, उनमें से 70 would be alive, 30 would not be alive. It's a slow death, right? जो यहाँ पे 100 थे, इसमें से भी जो ऑपरेट हुए हैं वो 70 would be alive, 30, so 1 year mortality is same, चाहे हम ऑपरेट करें चाहे हम ऑपरेट ना करें। पर important, जो 70 यहाँ ऑपरेट नहीं हुए थे वो at best व्हील चेयर मोबिलाइज्ड होंगे, द कंडीशन इज नॉट गुड, नॉट या बेड रिडन हो। और यहाँ पे जो 70 ऑपरेट हो उनमें से 90% उस एक्टिविटी स्टेटस पे आएंगे जो गिरने से पहले थे। आप कोई अगर पहले इंडिपेंडेंट था तो इंडिपेंडेंट जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। हाउ इज सर्जरी डेंजरस? अब हम आगे आते हैं, जो डर लगता है वो डर ये लगता है कि डिसीजन लेना है, नहीं मेरा भाई लेगा, ब्लड थिनर, तो बड़े क्लियर कट गाइडलाइंस हैं। देयर आर ओनली 5 reasons for which surgery should be delayed, and that too not beyond 24-48 hours. So there is nothing, मैं नाम नहीं लूंगा जी, I was in Fortis, senior most cardiologist की mother had a hip fracture, she was on whatever blood thinner जो आप सोच सकते हैं, सोच लीजिए, diabetic थी, नेफ्रोपैथी थी, सब कुछ जो आप सोच सकते हैं, 89 की बीमारियां थी, लंग्स से लेके एवरीथिंग। fall to walk was less than 14 hours। ओके वो गिरे, सेम डे हमने ऑपरेट किया और अगले दिन मॉर्निंग में वो चल रहे थे। वाओ।
और ये एक केस नहीं है, हर केस है। और जब ये प्रोटोकॉल बन जाएगा तभी हम एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने एल्डरली हिप फ्रैक्चर्स को दे पाएंगे। नहीं तो आपने हर जगह सुना होगा पड़ोस में ऐसे थे जी, वो लेटे लेटे गुजर गए, वो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। ये गलत है। सो दैट मीन्स जो हम खुद डॉक्टर बनते हैं ना, कि हमारे पेशेंट को डायबिटीज भी है, बीपी भी है, हार्ट प्रॉब्लम है, इनको तो नहीं कराना, आई थिंक वी शुड ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर। एंड आजकल साइंस ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है that they can give you the best of the life. मैं तो पेशेंट को बताता हूँ चारू जी, कल भी मैंने बताया, आजकल चैट जीपीटी है जी। बहुत सारे डॉक्टर, मैंने अगर पहले भी बात की थी ऑस्टियोटमी, और उसमें की कई बार विलिंगनेस नहीं होती है ना, हम सोचते हैं ये रिस्की है, वो रिस्क है, डॉक्टर भी कई बार सोच लेते हैं, हॉस्पिटल भी। आप सिंपल चैट जीपीटी करिए, जो जिसको भी हिप फ्रैक्चर है उसमें डालिए 80-year-old फीमेल विद डायबिटीज suffers hip fracture, what is the right treatment? All right. Chat GPT आपको पूरी गाइडलाइंस देगा। Chat GPT is better than other people's decision, है ना, कि जो लोग, वो आपको वो गाइडलाइन देगा जो feeded है, the correct one. Yeah. So that also gets me to one question, which will be, I think, probably the last question, because there are so many topics and interesting topics. We like to have you again also, Dr. Sandeep, on a podcast. आपने फीमेल स्पेशली बोला है ना, कि फीमेल्स को हिप फ्रैक्चर या बोन हेल्थ, एज वी वर डिस्कसिंग थोड़ा सा, कि पेरीमेनोपॉजल एंड मेनोपॉज इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसके वजह से फीमेल्स को बोन की स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू मेल। तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक डाइट्स, गाइडलाइंस आपके लिए हैं जिससे वो प्रिवेंट या मेंटेन कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल इन अ बेटर वे? अनफॉर्चुनेटली चारू जी, फीमेल बायोलॉजिकली इज मेड लाइक दैट दे अंडरगो, वो एक मेजर लाइफ चेंज उनका होता है ड्यूरिंग मेनोपॉज, राइट। ईस्ट्रोजन जो एक प्रोटेक्टिव हार्मोन है वो हटता है, कम होता है, और उसी के कारण जो एज रिलेटेड बोन लॉस है, जो हम वो साइकिल बात कर रहे थे, वो उनमें इंक्रीज हो जाता है आफ्टर मेनोपॉज। सो जो भी बातें हमने पहले बोन हेल्थ को डिस्कस करी, प्रोटीन इनटेक, कैल्शियम, फॉस्फेट, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें मेनोपॉज के दौरान और उसके बाद हर फीमेल को, हर लेडी को बहुत ध्यान रख के, और कुछ सोचे ना सोचे, इसके बारे में सोचना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग एक्सरसाइजेज। पहला सुख निरोगी का है। आप ठीक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, मूविंग रहेंगे, तभी आप किसी का कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यस, ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये हिस्टोरिकली पहले आती थी, फिर हट गई, कुछ ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा, बट हर पेशेंट को, हर पेशेंट नहीं कहना चाहिए, हर लेडी को पेरीमेनोपॉजल एज में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और गायनोकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके अपने फ्रैक्चर रिस्क को असेस कराना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो कैल्शियम, फॉस्फेट, प्रोटीन और एक्सरसाइज के अलावा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं। हर एक के लिए नहीं। सो रिस्क बेनिफिट रेशियो में अगर बेनिफिट में आता है तो यस, इट शुड बी डन, इट डेफिनेटली वर्क्स, बट अगेन हर पेशेंट डिफरेंट है। All right. So we have to take care of calcium. The woman has to take care of the calcium intake, and that too after asking the doctor, right? Yeah. And vitamin D, very important. Protein. Protein. So Dr. Sandeep, it's been a wonderful session. Any last tip which is just coming to your mind and maybe मैंने skip कर दियो, कुछ आप हमारी audience को बताना चाहते हैं in regards with your profession as in bone health को लेके, whatever you feel that is the tagline which I must tell all of my Charu ji, viewers. we are living in an era of information, right? जी. And I think to be well informed is to be empowered. Yeah, absolutely. Very well said. You have to be empowered to be well informed. Absolutely. So I hope my viewers, we've had again one of the bestest guest on our podcast, who's a very capable and an intelligent doctor, जिन्होंने आपको ये भी बताया है कि हर बार सर्जरी ज़रूरी नहीं है. As we say, डॉक्टर तो मतलब सर्जरी ही बोलेगा. So please go to a very, very good doctor who is very qualified and heading good institutions, like we have Dr. Sandeep here, who's a director. So with this we sign off, and I hope you get the best from our podcast. And please keep us updated by your comments and what more you want. So signing off. Thank you. Thank you.